कॉस्ट वेरिएंसेस में एक हमारी आइटम रह गई है और वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड की जब हम बात करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट के आपको पता है ना, दो तरीके हैं। मैं इसको डायग्राम यहाँ पे आपके सामने अभी नहीं लाता, मैं डायग्राम को बिल्ड करता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। कॉस्टिंग कहती है फिक्स्ड ओवरहेड को आप पीएनएल में डायरेक्ट चार्ज कर दो, एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज करो, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि फिक्स्ड ओवरहेड को आप कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्क है फिक्स्ड ओवरहेड की दोनों सिस्टम के तहत। अकॉर्डिंगली दोनों सिस्टम के तहत वेरिएंसेस की कैलकुलेशन भी फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत वेरिएंसेस की कैलकुलेशन का तरीका कुछ और है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का तरीका अप्रोच कुछ और है। तो हम पहले फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड तक कोई मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का जिक्र नहीं आया, क्योंकि मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करो, वेरिएबल कॉस्ट की ट्रीटमेंट में फर्क नहीं है, फिक्स कॉस्ट की ट्रीटमेंट में फर्क आता है। तो अब हम जब फिक्स ओवरहेड्स पे आ रहे हैं तो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, हम फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बेटा मैं आपको समझाने के लिए पहले एक फ्लो डायग्राम, जैसे आपके सामने आई, किताबें भी बनी हुई है, एक फ्लो डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैंने एज अ स्टूडेंट खुद जब पढ़ा था तो मैंने इस तरह याद किया था, तो मैं इस तरह समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद इसको हम एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपसे मैं शेयर कर लूंगा। और ये इट विल बी लाइक दिस, ऐसे इंशाल्लाह मामला होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद करना भी आसान हो जाएगा, और एग्जाम प्रेजेंटेशन भी आपको इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, इट मे नॉट बी एफिशिएंट टू प्रेजेंट इन यूजिंग डायग्राम। सीखेंगे डायग्राम से, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट हम दूसरी या तीसरी एग्जाम्पल में मैं एग्जाम फॉर्मेट भी आपको सिखा दूंगा। तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो कॉस्ट वेरिएंस बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी वेरिएंसेस में हमने कैलकुलेट किया था, एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले एक आइटम लेते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और दूसरी आइटम हम लेते हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, इसको जरा मैं आपकी याददाश्त थोड़ी रिफ्रेश करवा दूं। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर हम अपनी कॉमन जो हमारा नॉलेज है उसके तहत बात करें तो इट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यही बनेगी ना? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे बाकी जगह हम पढ़ते थे। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या होती थी? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या होती थी? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसी तरह यहां पे भी वही बात है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये कोई नई बात नहीं है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं भाई। ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेसिकली आपके स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होते हैं। हाँ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हम कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर आपको याद हो, हमने ओवरहेड के चैप्टर में दो तरीके पढ़े थे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए। एक ऑप्शन थी कि भाई अगर आपका OAR पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल प्रोडक्शन से, और दूसरी ऑप्शन थी कि अगर आपका OAR पर आवर है, वो मशीन आवर है या लेबर आवर है, तो क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो आवर्स के साथ। कौन से आवर्स के साथ?
चैप्टर 3 में हम एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि चैप्टर 3 में हमें स्टैंडर्ड आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हमें स्टैंडर्ड आवर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो भाई यहां पे ख्याल रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेजर कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आवर्स भी स्टैंडर्ड होगा, रेट भी स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड आवर्स। अब यहां पे एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन जो चैप्टर 3 में सीखी थी उससे यहां पे बात फर्क होगी, क्योंकि चैप्टर 3 में मैं फिर याद करा दूं, हम यहां पे एक्चुअल आवर ले लेते थे। तो और इसकी मैं वजह बता रहा हूं, मैं एक्चुअल आवर वहां पे क्यों ले रहे थे, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड आवर की टर्म नहीं पता थी। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स को लेके कैलकुलेट करना है, और अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अज्यूम कर रहे हो कि एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड आवर बराबर है। तो अब आप समझो कि हम चैप्टर 3 में जब इसको एक्चुअल आवर्स ले रहे थे तो हम अज्यूम कर रहे थे कि भाई ये स्टैंडर्ड आवर्स के ही बराबर हैं, ठीक है। तो असल में ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने का तरीका, अप्रोच ये है, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट लेने के लिए रेट भी स्टैंडर्ड चाहिए, आवर्स भी स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे हम याद करो मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते थे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट। अभी वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली, अभी मैंने यहां से रेज किया है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। ये भी वही बात है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी। पर यूनिट है तो रेट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर पर आवर है तो हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू OR पर आवर। तो ये जनाब हमारे पास स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ये कहलाता है टोटल FOH कॉस्ट वेरिएंस। टोटल FOH कॉस्ट वेरिएंस। बाय द वे, इन दोनों के डिफरेंस को हम चैप्टर 3 में क्या कहते थे? चैप्टर 3 में भी एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेते थे ना हम, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड, समझ आई? अब वो लिंक कर लो उसको यहां से, वहां जहां हम ओवर या अंडर एब्जॉर्ब निकालते थे वो बेसिकली टोटल FOH कॉस्ट वेरिएंस होता था, ठीक है जी। ये आपका टोटल FOH कॉस्ट वेरिएंस आ गया। एक्चुअल FOH और स्टैंडर्ड FOH का फर्क, स्टैंडर्ड FOH की कैलकुलेशन मैंने बता दी बेटा, ये किताब में आपकी यकीन में आई बिलीव के दोनों ये फार्मूला किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे एक आपके सामने ले आया। अच्छा जी, अब हम एक वैल्यू इन दो के दरमियान और डाल दें तो इस वेरिएंस के दो हिस्से हो जाते हैं, और वो वैल्यू है बजटेड FOH। ये वैल्यू अगर हम बीच में ले आए तो हमारे टोटल FOH वेरिएंस के दो हिस्से बनते हैं। इन दो का डिफरेंस कहलाता है FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहा जाता है। एक्सपेंडिचर या इसको स्पेंडिंग कह लीजिए, स्पेंडिंग वेरिएंस कहा जाता है। और इन दो वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है क्या है, ये कहलाता है FOH वॉल्यूम वेरिएंस। FOH वॉल्यूम वेरिएंस। यहां पे मैंने शायद आपको उस वक्त भी क्लियर किया था ओवरहेड के चैप्टर में, अब मैं फिर आपकी तवज्जो दिला दूं, बजटेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स डिफरेंट होते हैं। बजटेड ओवरहेड आप साल शुरू होने से पहले एस्टीमेट करते हो, जिससे फिर आप OR बनाते हो, और जब साल खत्म हो जाता है फिर OR को मल्टीप्लाई करके इससे या इससे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालते हो, ठीक है। सो बजटेड और एब्जॉर्ब्ड फर्क है। तो जनाब यहां पे बजटेड, यहां पे एब्जॉर्ब्ड है। तो अब आप एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस लो, ये FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और अगर आप बजटेड और स्टैंडर्ड ओवरहेड का डिफरेंस लो तो ये वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है जी। तो यहां तक की डिस्कशन के साथ हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसको एक स्टेप और आगे भी हमें लेके जाना है। इलस्ट्रेशन 16 पे आइए, जो कि वो इतना ही काम हमसे करवाने लगी है जो हमने यहां पे अभी तक डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन 16 में आप आए तो ये जो इलस्ट्रेशन 16 आपके सामने आ गई, इसमें हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस एंड सब एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो यही हमने डायग्राम में अभी तक सीखा है, टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना और उसके दो हिस्से करना, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम में। तो डेटा क्या है जी, कंपनी बजटेड टू मेक 5000 यूनिट्स ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन ईयर 1
Budgeted fixed production overhead is 40,000. Actual production in year 1 was 5,200. Budgeted production 5,000 और actual production 5,200. And fixed production overhead was 40,500. ये actual fixed overhead आ गए. Fixed overhead are absorbed on the basis of budgeted output. लीजिए जी, डाटा हमारे पास आ गया. हमने सबसे पहले अप्रोच क्या की? हमें टोटल ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस चाहिए. डायग्राम हम अगर हमारे जहन में है तो टोटल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें 1, 2, 3 वैल्यूज चाहिए. ठीक हो गया जी. तो हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी, इसी डायग्राम में हम फीड करेंगे, यहीं से वेरिएंस निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले बताइए एक्चुअल ओवरहेड. क्वेश्चन में गिवन है जी, कितना एक्चुअल ओवरहेड? 40,500. ये गिवन है जी हमें एक्चुअल ओवरहेड 40,500. बजटेड ओवरहेड भी क्वेश्चन में गिवन है 40,000. ये बजटेड ओवरहेड्स आ गए. अब चाहिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. उसने कहा जी एब्जॉर्प्शन की बेसिस क्या है? आउटपुट, मतलब यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब होने हैं. तो यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब होने हैं तो ये फार्मूला चलेगा जी. इस फार्मूले के तहत हमें पहले चाहिए OR. OR कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन. ये OR आ गया, मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन. कितनी है? ठीक हो गया जी. बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन. ये आपका OR पर यूनिट बन गया. यहां से यह आपका है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. कितने रुपए बन रहे हैं? 8 रुपए. ये 8 रुपए आ गया पर यूनिट. तो 8 रुपए पर यूनिट रेट आ रहा है. एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करो. 5200 एक्चुअल प्रोडक्शन. ओवरहेड एब्जॉर्ब कितनी आए? 41,600. ये हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है 41,600. लीजिए जी, 3 वैल्यूज हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड वेरिएंसेस के लिए. जो डायग्राम हमने सीखी थी उस डायग्राम को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले 3 वैल्यूज डिटरमिन कर ली. सवाल से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सट्रैक्ट कर ली हमने. अच्छा, जब इनकी वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लें तो वो तो बड़ा सीधा सा काम है. वैल्यूज का डिफरेंस लेना है. साइन की बात हम बाद में करते हैं. फिलहाल सिर्फ मुझे वैल्यूज का डिफरेंस बताइए. एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क, एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फर्क 1100. अभी हम सिर्फ वैल्यूज लेके आते हैं, साइन बाद में लगाते हैं. बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस 500 और बजटेड और एब्जॉर्ब का डिफरेंस 1600. ओवरहेड वेरिएंसेस में कैलकुलेशन तो डायग्राम से आपको 1-2 मिनट में एक इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाती है इंशाअल्लाह. इसमें जो चैलेंज रह जाता है बच्चों को वो जरा फेवरेबल एडवर्स के डिसीजन पे रहता है. टाइमली आप चीजें नोट डाउन नहीं करते और एब्जॉर्ब नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो आज से 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूलना शुरू हो जाता है फेवरेबल एडवर्स का फैसला कैसे किया हमने. बट वेरिएबल ओवरहेड में लेसर चैलेंज है फेवरेबल एडवर्स का. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में ये चैलेंज स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा फील होता है. आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दूं, मैक्सिमम नोट्स लिखवा दूं, लेकिन उन नोट्स को कॉपी करना और उनको रिवाइज करना वो आपकी जिम्मेदारी बेटा. और फिर नोट्स इस अंदाज में कॉपी करो कि कल को आपको प्रॉब्लम हो, फेवरेबल एडवर्स में दिक्कत हो तो नोट्स आगे बढ़ने हैं. ठीक है जी. नोट्स लिखने का मकसद ही यह है कि जब दिक्कत हो नोट्स आगे पढ़ें, आपके जहन में विजुअली वो चीजें अब्जॉर्ब होती जाएंगी और रिटेन होती जाएंगी. अच्छा जी, सबसे पहले तो हम टोटल वेरिएंस का फैसला कर लें. तो टोटल वेरिएंस का फैसला तो सिंपल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है. फेवरेबल एडवर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, फेवरेबल. ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी. अच्छा, आगे से चलने के लिए ना कहानी बजट के साथ एक और वर्ड एसोसिएट याद रख लीजिए. ये मैंने वर्ड पहले भी कहीं बोला होगा, नहीं बोला तो याद रखिए. बजट बेसिकली आपका प्लान होता है, ऐसा ही है ना. बजट इज योर प्लान, और प्लान को मैं टारगेट भी कह सकता हूं. प्लान मतलब मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, ये है ना प्लान. तो मैं उसको किसी हद तक टारगेट भी कह सकता हूं फ्यूचर पीरियड का अपना. तो ये बजट के साथ ये वर्ड ऐड कर लो, प्लान एंड टारगेट. ठीक है जी. अब आप इन वर्ड्स को जब ऐड करते हो, अब कंपैरिजन करो. ये आपका टारगेट कॉस्ट थी, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है. फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स. आपने प्लान किया था कि आपका फिक्स ओवरहेड का खर्चा 40,000 होना चाहिए, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया
तो प्लान से टारगेट से ज्यादा खर्चा हो गया, एक्चुअल खर्चा, दिस इज बैड, दिस इज एडवर्स। ठीक है जी। तो ये आपने फैसला, ये जो फेवरेबल एडवर्स का किया, इस फैसले में आपके ये जो दो वर्ड्स हैं इन्होंने आपको हेल्प की। क्या आपने कहा जी बजटेड कॉस्ट मेरी टारगेट कॉस्ट होती है और ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, तो एक्चुअल कॉस्ट टारगेट से ज्यादा हो गई, दिस इज एडवर्स। हम चाहते थे हमारा खर्चा 40,000 हो, हमारा प्लान था खर्चा 40,000 होगा, एक्चुअल ज्यादा हो गया, तो जनाब ये एडवर्स का फैसला, इस वर्ड ने आपको हेल्प की। नोट डाउन कर लीजिए, जब भी यहां फंसोगे इधर आके देख लेना, ये वर्ड आपको हेल्प करेगा। प्लान, टारगेट और एक्चुअल कॉस्ट, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, एक्चुअल टारगेट से ज्यादा है तो एडवर्स है। अच्छा जी, अब आई बारी वॉल्यूम वेरिएंस की। वॉल्यूम वेरिएंस के बारे में ख्याल कीजिएगा, वॉल्यूम वेरिएंस में फेवरेबल वर्सेस एडवर्स का जो फैसला होता है ये यूनिट्स को देख के किया जाता है। वॉल्यूम वेरिएंस में फेवरेबल एडवर्स का फैसला यूनिट्स को देख के किया जाता है। यूनिट्स कौन से? इन दो वैल्यूज में जो यूनिट्स पड़े हुए हैं, देखो बजटेड ओवरहेड के लिए इसमें यूज हुए में हैं बजटेड यूनिट्स 5,000 और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में यूज हुए में हैं एक्चुअल यूनिट्स 5,200। यह आपका जनाब वॉल्यूम वेरिएंस के लिए रेलेवेंट फिगर मैंने यहां पे डाल दी। बजट मीन टारगेट, बात ध्यान में रखना। मेरी टारगेट प्रोडक्शन थी 5,000 कि मैं प्लान किया आने वाले पीरियड में 5,000 यूनिट बनाऊंगा मैं। एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने टारगेट से कम की, ज्यादा की? ज्यादा की। तो प्रोडक्शन टारगेट से ज्यादा करना, इज इट गुड और बैड? प्रोडक्शन टारगेट से ज्यादा, एक्टिविटी ज्यादा कर दी ना आपने भाई, ज्यादा काम कर लिया, तो ज्यादा काम करना इज गुड, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, बजट से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। सो वॉल्यूम वेरिएंस का फैसला हमने वॉल्यूम यूनिट्स को देख के किया है। वॉल्यूम एफएच वॉल्यूम वेरिएंस का फैसला यूनिट्स को देख के करना है। कौन से यूनिट्स? जिन दो फिगर्स का डिफरेंस लिया है उन्हीं फिगर्स में जो यूनिट्स छुपे हुए हैं। बजटेड ओवरहेड में बजटेड यूनिट्स छुपे हुए हैं और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में एक्चुअल यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो एक्चुअल यूनिट्स और बजटेड यूनिट्स को देखा, ये आपकी टारगेट प्रोडक्शन, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन। लॉजिकली वेरी सिंपल डिसीजन, एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन से ज्यादा। आपने अपने टारगेट से ज्यादा यूनिट्स बना दिए, ज्यादा यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बेचोगे, कंपनी का मुनाफा ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा यूनिट्स कंपनी के लिए फेवरेबल एक्टिविटी है। तो ये जनाब होगी कहानी एफएच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एफओएच के वेरिएंसेस की। इसमें बस एक एडिशनल स्टेप रह गया है, एक चौथी वैल्यू डालेंगे जिससे हम वॉल्यूम वेरिएंस के भी दो हिस्से करेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस कैन आल्सो बी स्प्लिट इनटू टू वेरिएंसेस, और वो चौथी वैल्यू जो यहां पे आती है दैट इज एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। अच्छा यहां पे आप तवज्जो कीजिएगा, एब्जॉर्प्शन रेट तो पर यूनिट भी हो सकता है ना, पर आवर भी हो सकता है। इसका मतलब अगर एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है तो वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से नहीं हो सकते। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से करने के लिए जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर हो। जैसे इलस्ट्रेशन 16 में कंपनी की पॉलिसी है एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, इसका मतलब इलस्ट्रेशन 16 में हम चाहें भी तो वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से नहीं कर सकते। ठीक है, तो वॉल्यूम वेरिएंस को अगर स्प्लिट करना है तो वो सिर्फ उस सूरत में हो पाएगा जब आपका OAR पर आवर हो। OAR पर आवर है तो ही वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से किए जा सकते हैं। तो जनाब वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से करना सीखना है अब आगे, तो उसके लिए अब हम इलस्ट्रेशन 17 करेंगे। इलस्ट्रेशन 16 का डाटा अगर नोट कर लें तो हम इलस्ट्रेशन 17 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन और डिस्कशन करेंगे
जी इलस्ट्रेशन 16 होगी खत्म, या इसमें किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए? मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन भी सीखनी है, फेवरेबल एडवर्स साइन की लॉजिक रैशनल भी सीखना है। वेरिएंस का आंसर विदाउट साइन इज 0। अगर साइन नहीं लगाया तो आपका आंसर 0 है। इसलिए दोनों चीजों को ऑब्जॉर्व कीजिए। इलस्ट्रेशन 17 पढ़ते हैं जी हम, जिसमें हमें वॉल्यूम वेरिएंस को भी तकसीम करने को कहा जा रहा है। उसकी तकसीम क्या है, कैसे करनी है, उस पर हम एलैबोरेट करेंगे इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। इलस्ट्रेशन 17, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस एंड सब एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी। ये दो हैं जो नए वेरिएंसेस जो हमने सीखने हैं। ये वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से हैं, वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी। क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है और वॉल्यूम है, इसको हम टोटल वेरिएंस की कैलकुलेशन के साथ इलस्ट्रेशन 16 में कवर कर चुके हैं। ये नई चीज है जो इलस्ट्रेशन 17 में हम सीखेंगे। तो डाटा पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 17 का, फिर ये सारे वेरिएंसेस हम यहां पे कवर करेंगे। अ कंपनी बजटेड टू मेक 13,120 यूनिट्स ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन ईयर 1। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 26,240, 2 घंटे पर यूनिट के हिसाब से। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 45,920। एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर 1 वाज 12,920 यूनिट्स इन 25,200 आवर्स ऑफ वर्क एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 48,400। फिक्स्ड ओवरहेड रेट वाज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। आवर्स की बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब करने हैं, ठीक है जी। तो ये डाटा है और इस डाटा से हमें अब ये सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। तो भाई हमने जैसा कि अभी डायग्राम में सीखा कि अगर हमें टोटल वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ कैलकुलेट करना होता तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए थी, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस के भी 2 हिस्से करने हैं तो हमें 4 वैल्यूज चाहिए। इसने हमें वॉल्यूम वेरिएंस के भी 2 हिस्से करने को कहा ना, तो हमें ये 4 वैल्यूज इस सवाल से निकालनी है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज निकलेंगी तो फिर हमारे वेरिएंसेस भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैं ये पुराने वेरिएंसेस और पुरानी वैल्यूज जरा यहां से हटाता हूं। और अब इस इलस्ट्रेशन 17 से हम वैल्यूज ढूंढने चलते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन 17 से बताइए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 48,400। इलस्ट्रेशन 17 बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 45,920। इलस्ट्रेशन 17 एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स 25,200 और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आवर पर आवर होगा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स हमारे हैं 45,920 और बजटेड आवर्स हैं हमारे 26,240। रेट क्या आ गया? 1.75। लीजिए जी, 25,200 इंटू 1.75, ये वैल्यू क्या बनी? 44,100। देख लीजिए जिस वैल्यू को, एक्चुअल आवर्स इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। हमें 4 वैल्यूज इकट्ठी करनी है। तो तीसरे नंबर पर वैल्यू हमारी है एक्चुअल आवर्स इंटू OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। हमने उसको भी मेजर कर लिया। और आखिरी वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट चूंकि हमारा एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है तो ये कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स, ये फॉर्मूला लगेगा ना भाई। अब हमें एब्जॉर्ब ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। हमारा OR रेट पर आवर हमने अभी निकाला था 1.75 है, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है हमारी? 12,920 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 2। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी बनी? इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, बोलो। मैं सिर्फ आवर्स पूछ रहा हूं, अभी मुझे आवर्स बताइए। 25
840। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1.75 से, मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बता दो। 45220। लीजिए जी, ये मेरी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड की कैलकुलेशन आ गई। मैंने ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड OAR पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बताया गया मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर गिवन हो तो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब निकलते हैं OAR पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। OAR पर आवर 1.75 हमने निकाला हुआ था, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 25840। 25840 इंटू 1.75, ये मेरे ओवरहेड एब्जॉर्ब आ गए 45,220। 45,220। लीजिए जी, चारों वैल्यूज हमारी पूरी होगी। चार वैल्यूज हमारी पूरी हो चुकी हैं जो हमें रिक्वायर्ड वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए चाहिए। अब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं जी। सबसे पहले एक्चुअल और एब्जॉर्ब का डिफरेंस कितना है? एक्चुअल और एब्जॉर्ब का डिफरेंस 3180। ये मेरा टोटल ओवरहेड वेरिएंस है। एडवर्स और फेवरेबल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज एडवर्स। इन दो का डिफरेंस 2480। ये मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। फेवरेबल, एडवर्स, दिस इज माय टारगेट कॉस्ट, दिस इज माय एक्चुअल कॉस्ट, एडवर्स। बेटा ये बोर्ड पे देखते रहिए, साथ साथ फॉलो करते जाइए, बात समझना है पूछिएगा। FH वॉल्यूम वेरिएंस, इसका और इसका फर्क कितना है? 700। फेवरेबल एडवर्स के लिए मुझे चाहिए यूनिट्स। तो भाई बजटेड यूनिट्स कितने थे? बजटेड प्रोडक्शन थी 13,120 और एक्चुअल प्रोडक्शन 12,920। तो बताइए वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है। मैंने टारगेट से कम प्रोडक्शन की है, दिस इज एडवर्स। अच्छा, जब वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से होने हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस का एक हिस्सा होगा इन दो का डिफरेंस और दूसरा हिस्सा होगा इन दो का डिफरेंस। इन दो का डिफरेंस जो कहलाता है वो वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस कहलाता है। वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। और इन दो का डिफरेंस जो होता है ये कहलाता है वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से, ये है वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस और ये है वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इनकी वैल्यूज जरा मुझे बताइए। वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस 1820 और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस 1120। तो वेरिएंस की वैल्यूज आ गई हैं। अब बात रहेगी इनके साइन की कि इन वेरिएंस का साइन कैसे लगना है। वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस का फैसला करने के लिए इनके फेवरेबल और एडवर्स का फैसला करने के लिए हम देखते हैं आवर्स को। हम देखते हैं आवर्स को। वॉल्यूम का फैसला करने के लिए हमने देखे थे यूनिट्स, लेकिन वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम एफिशिएंसी, इनका फैसला करने के लिए हम देखेंगे आवर्स को। तो भाई इन दो का फैसला करना है तो इसमें देखो आवर्स और इसमें देखो आवर्स। इसमें कौन से आवर्स हैं? बजटेड ओवरहेड में बजटेड आवर्स आएंगे। कितने हैं बजटेड आवर्स? हाँ जी, 26,240 आवर्स। तो वजह से देखिएगा भाई, ये है मेरे बजटेड आवर्स और ये है मेरे एक्चुअल आवर्स। ये है मेरे टारगेट आवर्स और ये है मेरे एक्चुअल आवर्स। मैंने प्लान किया था मैं अपनी फैक्ट्री 26,240 घंटे चलाऊंगा, मैंने फैक्ट्री 25,200 घंटे चलाई। मैंने एक्टिविटी टारगेट से कम की, ऐसा ही है। टारगेट एक्टिविटी 26,240 घंटे, एक्चुअल एक्टिविटी 25,200। फेवरेबल एडवर्स?
एडवर्स, टारगेट से कम एक्टिविटी करना इज एडवर्स। हमने वॉल्यूम वेरिएंस में भी तो ये बात की थी ना, वहां पे मैं एक्टिविटी को यूनिट्स में मेजर कर रहा था। मेरी टारगेट एक्टिविटी 13,120 थी, एक्चुअल एक्टिविटी 12,920 थी, मैंने कहा जी एडवर्स, टारगेट से कम एक्टिविटी की यूनिट्स बेसिस पे। वॉल्यूम वेरिएंस में भी हम एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी मेजर्ड बाय यूनिट्स है। लेकिन वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम एफिशिएंसी में भी एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी मेजर्ड बाय आवर्स है। ठीक है, तो यहां पे हमने आवर्स देखे, ये टारगेट एक्टिविटी, ये एक्चुअल एक्टिविटी एडवर्स, कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स। और एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस तो वही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी वेरिएंस वाली कहानी है। ये एक्चुअल आवर्स हैं और यहां पे मेरे स्टैंडर्ड आवर्स होंगे। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने ये कैलकुलेट किए हुए हैं 25,840, ये मेरे एक्चुअल आवर्स पड़े हुए हैं और ये मेरे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स जैसे लेबर में देखते थे, जैसे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में देखते थे, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आर लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स, द वेरिएंस इज फेवरेबल। और आप मैच करना चाहो, इन दोनों का नेट करो, इससे मैच हो रहा है, इन दोनों का नेट करो, इससे मैच हो रहा है। सो टोटल एफओएच वेरिएंस के दो हिस्से, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम के फिर फर्दर दो हिस्से, वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम एफिशिएंसी। तो बेसिकली जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे टोटल ओवरहेड के तीन हिस्से हो जाते हैं, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक वॉल्यूम कैपेसिटी, एक वॉल्यूम एफिशिएंसी। मेरी टोटल ओवरहेड के जो वेरिएंस है उसके तीन हिस्से बन जाते हैं। टोटल ओवरहेड वेरिएंस के टोटल फाइनली तीन हिस्से हैं, एक वॉल्यूम एफिशिएंसी, एक वॉल्यूम कैपेसिटी और एक एक्सपेंडिचर। इन तीन का सम करेंगे तो टोटल वेरिएंस से आपका मैच हो जाता है। वॉल्यूम वेरिएंस स्प्लिट नहीं हुआ तो वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर टोटल है। वॉल्यूम वेरिएंस स्प्लिट हो गया है तो वॉल्यूम एफिशिएंसी, वॉल्यूम कैपेसिटी एंड एक्सपेंडिचर, ये मिला के टोटल होता है। इलस्ट्रेशन 18 आपकी क्लास एक्टिविटी है। सेम काम जो हमने 17 में किया वही यहाँ पे हमने टोटल वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम एफिशिएंसी, वॉल्यूम कैपेसिटी, सेम वेरिएंसेस जो हमने इलस्ट्रेशन 17 में किए वही इलस्ट्रेशन 18 में कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 18 में भी कीजिए, एक दफ़ा यही डायग्राम बना के आप इसी तरह कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम फॉर्मेट इलस्ट्रेशन 19 में सिखाता हूँ। ठीक है, आप एक दफ़ा डायग्राम की मदद से ही इसको इसी तरह सॉल्व कर लीजिए, फिर इलस्ट्रेशन 19 में हम एग्जाम फॉर्मेट को सीख लेंगे। इसी तरह चार डब्बे बना के लाइंस ड्रॉ करके वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल जिस अंदाज में इलस्ट्रेशन 17 हुई वैसे ही इलस्ट्रेशन 18 आपको करनी है।
चार वैल्यूज सबसे पहले ढूंढ के लाइए सवाल से भाई। चार वैल्यूज निकलेंगी तो वेरिएंसेस आपके खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। चार वैल्यूज, वैल्यू नंबर 1 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, वैल्यू नंबर 2 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, वैल्यू नंबर 3 एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, वैल्यू नंबर 4 स्टैंडर्ड एफओएच या एब्जॉर्ब्ड एफओएच, कह लीजिए एक ही बात है। स्टैंडर्ड एफओएच या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक ही बात है। ये हैं चार वैल्यूज जो आपको निकाल के लानी है। जी वैल्यू नंबर 1 एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 48,500। बजटेड ओवरहेड्स 45,000। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल आवर्स 19,500 एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 2.25। ये वैल्यू कितनी बनी? 43,875। और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट मतलब ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो OAR हमारा 2.25 है और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 19,000। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने बने? 42750। 42750। लीजिए जी, हमारे पास चार वैल्यूज जो रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हुई। इनके मुताबिक अब हमारा टोटल एफओएच वेरिएंस कितना है जी? 5750। एडवर्स और फेवरेबल? स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। बेटा बोर्ड पे देखते जाइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में फेवरेबल एडवर्स पे पूछिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो वेरिएंस एडवर्स हो गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन दो का फर्क कितना है?
3500 फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स क्योंकि टारगेट से ज्यादा एक्चुअल खर्चा हो गया, दिस इज एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस, इस वैल्यू और इस वैल्यू का फर्क 2250 फेवरेबल या एडवर्स। यूनिट्स देखेंगे आप, इधर कितने यूनिट्स हैं? बजटेड यूनिट्स 10,000 और एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स 9500, एक्चुअल यूनिट्स 9500। तो जनाब यहां से आपका वेरिएंस आया, एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड से कम है, दिस इज एडवर्स, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। इसके बाद आइए वॉल्यूम कैपेसिटी पे, इसका और इसका फर्क कितना है जी? 1125। और इसका वेरिएंस देखने के लिए आपको आवर्स चाहिए। बजटेड आवर्स कितने हैं? 20,000। बजटेड आवर्स है 20,000 और ये हैं आपके एक्चुअल आवर्स। तो बताइए वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स? बजटेड टारगेट आवर्स आपने प्लान किया था हम 20,000 घंटे फैक्ट्री चलाएंगे, एक्चुअली आपने फैक्ट्री 19,500 कम चलाई, दिस इज एडवर्स। आपने प्लान किया था, अब यहां पे ये एक्चुअल आवर्स हैं, यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आवर्स आपके ये आ रहे हैं जी, स्टैंडर्ड आवर्स आपके हैं 19,000। तो एक्चुअल आवर्स 19,500, स्टैंडर्ड आवर्स 19,000, एक्चुअल आवर्स मोर देन स्टैंडर्ड, तो एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है। कितना है एफिशिएंसी वेरिएंस? इन दो का फर्क बताइए। 1125 एंड दिस इज एडवर्स। ये तमाम वेरिएंसेस की कैलकुलेशन विद साइंस आपके सामने है। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई बात बेटा यहां पे समझ नहीं आई तो पूछिए। एग्जाम प्रेजेंटेशन मैं आपको इसी सवाल की एग्जाम प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूं। यही सवाल अब मैं एग्जाम में अगर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं एग्जाम में इसको प्रेजेंट करूंगा, वैल्यू नंबर 1 एक्चुअल एफओएच, वैल्यू नंबर 2 बजटेड एफओएच, वैल्यू नंबर 3 एक्चुअल आवर्स इनटू ओआर पर आवर, वैल्यू नंबर 4 स्टैंडर्ड या एब्जॉर्ब्ड कह लो, एक ही बात है, एब्जॉर्ब्ड एफओएच। ये चार वैल्यूज मैं जैसे भी वर्किंग से लाता हूं, वर्किंग के रेफरेंस से या नीचे ही लाइन में कैलकुलेट करके यहां पे लिख दूंगा। 48,500, 45,000, 43,875 एंड 42,750, ये चार वैल्यूज लिखूंगा। इसके बाद जो मुझे वेरिएंसेस निकालने हैं वो वेरिएंसेस को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, मैं यहां पे जगह ये खाली करता हूं, जरा इधर मैं वेरिएंसेस प्रेजेंट कर देता हूं। मैं एग्जाम में ये वेरिएंसेस कुछ इस तरह प्रेजेंट कर दूंगा। मुझे टोटल एफओएच वेरिएंस चाहिए तो मैं लिखूंगा भाई 1 - 4, ये 1 और 4 का डिफरेंस है। डायग्राम से ये पता लग रहा है टोटल वेरिएंस 1 और 4 का डिफरेंस है। फिर मुझे इसके दो हिस्से करने हैं, एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वो किसका फर्क है? डायग्राम से देखो 1 - 2 लिखो, 2 - 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। फिर मुझे एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस चाहिए 2 और 4, वॉल्यूम वेरिएंस 2 और 4 का फर्क है, 2 और 4 का डिफरेंस है। फिर मुझे एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस चाहिए, तो ये कैपेसिटी वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस है। और फिर मुझे एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए, तो ये मेरा 3 और 4 का डिफरेंस है। लीजिए जी, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन आपकी। बाकी जो कैलकुलेशन वर्किंग से दिखानी दिखा दीजिए, 1 2 3 4 और ये सारे फार्मूलाज आ गए। दिस इज गुड फॉर परफेक्ट स्कोर। वर्किंग तो जैसे दिखानी दिखा दीजिए। मैंने जैसे कहा इसमें एक एक लाइन छोड़ के इसे नीचे वर्किंग करनी है, यहाँ कर दीजिए। आपने वर्किंग नंबर दे के अगले पेज पे करनी है, वहाँ कर दीजिए, जैसे कंफर्टेबल है। लेकिन आंसर आपका ये 4 वैल्यूज और ये 5 लाइंस, सारे वेरिएंसेस के आंसर पूरे हो गए। तो डायग्राम से आपने चीज सीख ली। अब ये जो चीज सीखी है उसी को मैंने एग्जाम फॉर्मेट में ले गया। आगे हम जितने सवाल करेंगे अब इस तरह किया करेंगे, डायग्राम बोर्ड पे नहीं आएगी अब, ठीक है। तो आप भी घर पे जितने सवाल करें इस तरीके से किया करेंगे जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जनाब?
अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 19 आपकी होम असाइनमेंट है। इसमें एक बड़ा छोटा सा चैलेंज है, बड़ा छोटा सा एक चैलेंज है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आप करके आइएगा। तो ये लीजिए जी, ओवरहेड के एफएच वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एफएच वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ एक होता है, और वो होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? दैट्स इट। क्योंकि मार्जिनल में तो ओआर होता ही नहीं है, तो ना उसमें ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है ना ये हो सकती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में एफएच का सिर्फ एक वेरिएंस होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो कि एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस है। तो ये हमारे एफएच की कहानी पूरी खत्म होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने काम कंप्लीट कर लिया, समझिए। और इससे पीछे जो हमने चीज छोड़ी है वो ये आपकी इलस्ट्रेशन 19 है। और ये सारी कहानी ये इन फार्मूलाज कि फेवरेबल एडवर्स की कॉजेज की समरी जो आपकी किताब में लिखी हुई है, ये वहां पे जो मैंने बोली है ये नोट्स में मैंने डाल दी हुई है, ताकि आपको जब भी दिक्कत तो यहां से जाके रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस चीज को इधर क्लोज कर रहे हैं, कल मिलेंगे। इलस्ट्रेशन 19 में जो चैलेंज आया होगा उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, वैसे तो हमें मेनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हम बात करते हैं और कॉस्ट वेरिएंसेस को प्राइमरली हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमने इस टॉपिक के शुरू में वेरिएंसेस डिस्कशन शुरू में हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर एक अपनी टारगेट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस या बजटेड प्राइस भी ले ले, एक ही बात है। टारगेट प्राइस कह लो, स्टैंडर्ड प्राइस कह लो, बजटेड प्राइस कह लो, एक ही बात है। तो कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटेड प्राइस के साथ बजटेड एक्टिविटी को कंबाइन करे तो बजटेड पीएनएल बन जाता है, जिसके बाद हम वेरिएंसेस पे आए थे। बजटेड पीएनएल में हम अपना टारगेट सेट करते हैं कि आने वाले गिवन पीरियड में हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। फिर हम एक्चुअल रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे, जो हमने शुरू में एक्टिविटी देखी थी, फिक्स और फ्लेक्स बजट की बात भी की थी। हमने फिर बजट को फ्लेक्स किया और फ्लेक्स बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया टू सी द डिफरेंस। प्राइमरली हमारा टारगेट प्रॉफिट अर्न करना होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रॉफिट कमाना है जिसका हमने बजट बनाया था, और फिर हम एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं कि एक्चुअली हमने प्रॉफिट कमाया कितना। और हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम टारगेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो टारगेट प्रॉफिट तक ना पहुंचने में क्या इश्यूज रहे, हम किन इश्यूज की वजह से टारगेट प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाए। तो जब हम ये वेरिएंस एनालिसिस को इसी स्टेज पे जाके पीछे देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि प्रॉफिट तक ना पहुंचने में, ये हमारा टारगेट प्रॉफिट था, ये एक्चुअल प्रॉफिट था। प्रॉफिट ना पहुंचने में सिर्फ कॉस्ट इशू नहीं बनती, रेवेन्यू इशू बन जाता है। क्योंकि हमारे रेवेन्यू अगर हमारे टारगेट से कम होगा तो भी प्रॉफिट पे असर आता है ना। अगर हम टारगेट रेवेन्यू हासिल नहीं कर पाए तो भी हमारे टारगेट प्रॉफिट हम अचीव नहीं कर पाते। हम वेरिएंस एनालिसिस में बेसिकली ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहे होते हैं कि हम किन रीजंस की वजह से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाए। तो हम मटेरियल में प्राइस यूजेज, लेबर में रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड में रेट एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, ये हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख चुके हैं कि कॉस्ट के वेरिएंसेस की क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से हम टारगेट प्रॉफिट नहीं हासिल कर पाए। लेकिन कंप्लीट रीजनिंग जाननी है तो हमें सेल्स वेरिएंसेस को भी डिस्कस करना है कि भाई हमारे प्रॉफिट अचीव ना होने की एक वजह सेल्स रेवेन्यू अचीव ना होना भी है। और सेल्स रेवेन्यू की कंपोजिशन में दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से? प्राइस एंड क्वांटिटी। जिस तरह मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड में सब में दो दो वेरिएबल आ रहे थे ना, बल्कि ओवरहेड में तो ज्यादा हो गया था, कैपेसिटी भी हमने निकाल लिया था, लेकिन मोटे मोटे दो ही थे, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम। यहां पे रेट एफिशिएंसी, इधर रेट एफिशिएंसी, इधर रेट एंड यूजेज। तो इसी तरह हम रेवेन्यू पे जब जाते हैं तो रेवेन्यू में भी वेरिएंस के दो डायमेंशंस हैं, एक वॉल्यूम और एक प्राइस। तो अगर हम कंप्लीट रीजनिंग जानना चाहते हैं अपने प्रॉफिट में वेरिएशन की, तो वो रीजनिंग कंप्लीट होगी जब हम रेवेन्यू के भी वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वेरिएंसेस, अब हम बेसिक वेरिएंसेस में हम लास्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने लगे हैं। इसके बाद भी थोड़ी हमारी एडवांस वेरिएंसेस के रेफरेंस से भी एक लेक्चर, 1.5 लेक्चर की डिस्कशन हमारी रहती है, लेकिन बेसिक वेरिएंसेस की आखिरी डिस्कशन हमारी सेल्स वेरिएंसेस। अच्छा, जब हम सेल्स वेरिएंसेस पे जाते हैं तो जैसे मैंने कहा वॉल्यूम और प्राइस दो इश्यूज होते हैं। तो
रेवेन्यू के रिलेटेड दो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, एक सेल्स प्राइस वेरिएंस और एक सेल्स वॉल्यूम रिलेटेड वेरिएंस। तो जो तो होता है ना प्राइस वेरिएंस, वो तो सीधा सीधा सा है, जैसे कि फार्मूले से ही जाहिर है कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लो और एक्चुअल सेल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्राइस वेरिएंस मिल जाता है। ये प्राइस वेरिएंस आपको क्या बता रहे हैं कि प्राइस में वेरिएशन का इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्राइस में वेरिएशन का इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है एक चीज आप 10 रुपए की बेचते हो वर्सेस एक चीज 9 रुपए की बेचो, तो प्राइस में अगर 1 रुपया पर यूनिट कमी हुई है तो प्रॉफिट में भी 1 रुपया पर यूनिट कमी हो जाती है, क्योंकि प्राइस में कमी सीधा प्रॉफिट में ट्रांसलेट होती है। ऐसा ही है ना कि आप एक चीज 10 रुपए की बेचते हो और 8 रुपए उसकी कॉस्ट है तो आपका प्रॉफिट 2 रुपए है, लेकिन यही चीज अगर आप 9 की बेचोगे तो आपका प्रॉफिट 1 पे आ जाएगा। तो जिस अमाउंट से आपकी प्राइस कम हुई उसी अमाउंट से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। सो हम प्राइस में जो डिफरेंस है वो हमारे प्रॉफिट की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने प्राइस का डिफरेंस लिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो प्राइस के फर्क की वजह से हमारे प्रॉफिट पे कितना असर आया, ये प्राइस वेरिएंस आ गया। लेकिन जब हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी सिस्टम क्या फॉलो कर रही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या मार्जिनल कॉस्टिंग है। अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रही है तो फिर हम वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के साथ। अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही है तो वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन के साथ। यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट है और यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, ये डिफरेंस है। अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है तो ये दो वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं, अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही है तो ये दो वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। प्राइस वेरिएंस कॉमन है, प्राइस वेरिएंस मार्जिनल है, एब्जॉर्प्शन है, सेम रहता है। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट बेस्ड होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। ठीक है जी, ये हमारे वेरिएंसेस हैं सेल्स के 3 सिंपल से फार्मूलाज हैं, इनको हमने याद रखने हैं। अच्छा यहां पे एक मैं चीज बता दूं भाई, हमारे ध्यान में आता है इधर प्राइस का डिफरेंस लिया वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो यहां पे वॉल्यूम का डिफरेंस लेकर प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? अगर हम वॉल्यूम का डिफरेंस लेकर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वॉल्यूम में चेंज का असर और रेवेन्यू। अगर मैं वॉल्यूम का डिफरेंस लेकर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, प्राइस का डिफरेंस लिया क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी का डिफरेंस लेकर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे कहानी फिट थी। लेबर में रेट का डिफरेंस लिया, आवर्स से मल्टीप्लाई किया, आवर्स का डिफरेंस लेकर रेट से मल्टीप्लाई किया, वहां पे कहानी फिट थी। लेकिन यहां पे कहानी फिट बैठती नहीं है, क्योंकि इधर अगर मैं वॉल्यूम का डिफरेंस लेकर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम का असर ऑन रेवेन्यू आ जाता है, जबकि हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं असर ऑन प्रॉफिट जानने के लिए। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है? वॉल्यूम के बदलने से। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है? प्राइस के बदलने से। तो प्राइस का बदलना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट पे असर जाता है, लेकिन इस डिफरेंस को प्राइस से मल्टीप्लाई करना गलत है। हमारी टेंडेंसी जहन में ये एरर कॉमन होने के चांसेस हैं कि आप वॉल्यूम का डिफरेंस लेकर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस ऑन रेवेन्यू बताएगा। हमें ऑन प्रॉफिट चाहिए होता है। वेरिएंस एनालिसिस इंपैक्ट ऑफ वेरिएंस ऑन प्रॉफिट को मेजर करता है, इसलिए हम या यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे या यहां पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सिस्टम क्या चल रहा है। इलस्ट्रेशन 20 एंड 23 दो बेसिक सी एक्टिविटीज हैं, हम प्राइस वेरिएंस के रेफरेंस से करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 पहले देख लेते हैं। अरे हम एक चीज सॉरी भूल गए, हम फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस की एंट्री भूल गए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने क्लास में कवर नहीं की, शायद वो मेरी स्लाइड पे आई नहीं मेरे सामने। ये किताब मेरे सामने आई तो मुझे ख्याल आया कि भाई ये एंट्री हम डालना भूल गए। इट्स वेरी सिंपल बाय द वे। ओवरहेड की एंट्री पहले बेटा सुन लें, फिक्स्ड ओवरहेड की। जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में क्या सीखा हुआ है, जब एक्चुअल ओवरहेड इनकर होते हैं, ओवरहेड की चैप्टर की बात है, एक्चुअल ओवरहेड इनकर होते हैं तो डेबिट ओवरहेड, क्रेडिट, कैश और पेएबल ओवरहेड रिकॉर्ड हो गए। और जब ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं तो डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट ओवरहेड। अच्छा वहां पे हमने क्या बात सीखी थी कि
एफएच कंट्रोल चैप्टर 3 में जो हमने बनाना सीखा था, यहां पे हम एक्चुअल ओवरहेड डेबिट कर रहे थे और यहां से हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्रेडिट कर रहे थे, ऐसे ही। अब हम ट्रीटमेंट थोड़ी सी फर्क कर रहे हैं। हम यहां पे ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड हमारे इधर आते थे, अंडर एब्जॉर्ब्ड इधर होते थे और ओवर एब्जॉर्ब इधर आते थे और हम उसके बाद क्लोज करते थे, ये पीएनएल में ट्रांसफर करके या कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करके। ये हमने ओवरहेड की बातें सीखी हैं। लेकिन अब वेरिएंस एनालिसिस में आते हैं तो हम वर्किंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमारी एंट्री जैसे आपके सामने आ रही है, हमने ओवरहेड अकाउंट को एक्चुअल डेबिट किया, क्रेडिट भी एक्चुअली करेंगे हम। ये जो ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड है ये बेसिकली हमारा वेरिएंस है ना, ये सीखा ना, हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड हमारा टोटल ओवरहेड वेरिएंस है। तो हमने वेरिएंस को वेरिएंसेस के अकाउंट में ले जाना है, यहां पे नहीं हमने रखना, क्योंकि उस वक्त हमने सीखा था जब हम वेरिएंसेस रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने नहीं पढ़ी थी। अब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ ली है, तो जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ ली है तो वेरिएंसेस के अकाउंट्स अलग से बनाए जाते हैं, जिनमें एडवर्स वेरिएंसेस एज डेबिट पार्क होते हैं और फेवरेबल वेरिएंसेस एज क्रेडिट पार्क होते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमारी एंट्री होगी। वर्किंग प्रोसेस ने ओवरहेड एब्जॉर्ब से डेबिट होना है। पहले भी चैप्टर 3 में भी ओवरहेड एब्जॉर्ब से डेबिट होता था, अभी भी ओवरहेड एब्जॉर्ब से ही डेबिट होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन जो प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट है इसने एक्चुअल से क्रेडिट होना है, ताकि इधर एक्चुअल आया था तो इधर भी एक्चुअली आए और ये अकाउंट खत्म हो जाए। जो ओवर अंडर एब्जॉर्ब का जो फर्क रह जाता है वो हमारा वेरिएंस है। अगर वेरिएंस एडवर्स है तो डेबिट, फेवरेबल है तो क्रेडिट। अब ये हमारे पे हमने अगर सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम निकाला है तो 2 वेरिएंस रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वॉल्यूम के भी अगर 2 हिस्से कर दिए हैं तो फिर इन टोटल 3 वेरिएंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। एडवर्स डेबिट और फेवरेबल क्रेडिट, ये तरीका है ओवरहेड को रिकॉर्ड करने का। जैसे मैं बल्कि एक काम थोड़ा सा कर ही देता हूं, मैं ये इलस्ट्रेशन 19 की एंट्री हम शेयर कर लेते हैं, अपने सामने जरा गुजार लेते हैं हाथ से। इलस्ट्रेशन 19 चूंकि आपने की भी है रिसेंटली, तो उसकी एंट्री हम एक हाथ से गुजारते हैं। इलस्ट्रेशन 19 में चलते हैं तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, हमारे पास ये पड़े हैं जी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और ये हैं हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो हमने जो बात अभी सीखी कि हम ओवरहेड की जो रिकॉर्डिंग करेंगे वेरिएंसेस की, वर्क इन प्रोसेस एब्जॉर्ब से डेबिट होगा और एफएच एक्चुअल से क्रेडिट होगा। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे हैं 475,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे हैं 4,70,000। इसके बाद हम जाएंगे वेरिएंसेस पे, और वेरिएंसेस हमने जो कैलकुलेट किए हुए यहाँ पे हमने एक एक्सपेंडिचर वेरियंस, टोटल वेरियंस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसके हमने हिस्से कर दिए ना आगे। तो हमने एक एक्सपेंडिचर वेरियंस कैलकुलेट किया है। ये वॉल्यूम वेरियंस को भी हम इग्नोर करेंगे कि वॉल्यूम वेरियंस के भी आगे हमने हिस्से कर दिए ना। हमने वॉल्यूम वेरियंस के आगे 2 हिस्से किए हुए हैं, एक वॉल्यूम कैपेसिटी 550,000 फेवरेबल और एक वॉल्यूम एफिशिएंसी 75,000 एडवर्स। तो ये हैं जी वेरिएंसेस जो हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारा एक वेरिएंस, 2 फेवरेबल है, एक एडवर्स है। तो एडवर्स डेबिट होता है। एडवर्स कौन सा जी? वॉल्यूम एफिशिएंसी। तो हम यहां पे लिखेंगे एफएच वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस डेबिट कितने से जी? 75,000 से। और फिर 2 वेरिएंसेस हमारे क्रेडिट हैं, एक एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है जी? 30,000 और दूसरा एफएच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस 50,000 लीजिए जी। दिस शुड कंप्लीट आवर एंट्री 5,50,000 पे। ये फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग आ गई। कैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इंट्रोडक्शन, वेरिएंसेस के इंट्रोडक्शन के बाद ओवरहेड की रिकॉर्डिंग कैसे होगी। जब हम नहीं जानते थे वेरिएंसेस को तो फिर ओवरहेड की रिकॉर्डिंग ऐसे चल रही थी, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ओवरहेड की रिकॉर्डिंग ऐसे चलेगी। फर्क मेन
यहां पे आ रहा है कि भाई जब आप वेरिएंसेस रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो एफएच अकाउंट ये डेबिट होता था और ये क्रेडिट होता था सेम अमाउंट से, और ओवर अंडर अब्जॉर्ब यहां से कॉस्ट ऑफ सेल को चले जाते थे। लेकिन अब हम वेरिएंसेस अलहदा से रिकॉर्ड करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट करेंगे। हम एक्चुअल ओवरहेड्स ही यहां क्रेडिट करेंगे। इधर तो हमेशा स्टैंडर्ड ही डेबिट होना था, चैप्टर 3 में भी स्टैंडर्ड जाता था, यहां पे भी स्टैंडर्ड ही जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां पे थोड़ी सी चेंज आ रही है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये वेरिएंसेस में डिवाइड हो रहा है, एडवर्स डेबिट, फेवरेबल क्रेडिट। जी, वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग मैं ओमिट कर गया था, उसको मैंने आपके सामने शेयर कर लिया। अच्छा जी, हम सेल्स के वेरिएंसेस की बात कर रहे थे और उसमें इलस्ट्रेशन 20 हमें देखना है जी। इलस्ट्रेशन 20 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ये सेल वेरिएंसेस की कैलकुलेशन है। कैलकुलेट सेल प्राइस वेरिएंस एंड सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। इसको सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी कहा जाता है और कभी वॉल्यूम प्रॉफिट और वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस भी कहा जाता है, जरा हाईलाइट करने के लिए। इसको सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी लिख दिया जाए तो भी ठीक है, बट इट इज अंडरस्टूड जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस होगा, और जब मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस होगा, ठीक है। तो डेटा जी हमारे पास, अ कंपनी बजट टू सेल 7000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P456। द स्टैंडर्ड सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे वर्ड कभी स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा, कभी बजटेड यूज किया जाएगा, कभी टारगेट भी यूज किया जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस, बजटेड प्राइस, टारगेट प्राइस, एक ही बात ली जाएगी। इज 50 पर यूनिट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज 42। एक्चुअल सेल्स वर 7200 विच वर सोल्ड फॉर 3,51,360। हमें सेल्स प्राइस वेरिएंस लेना है और सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, प्राइस वेरिएंस क्या होता है जी? सेल्स प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये है जी फॉर्मूला हमारा। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी क्या है? 50, और एक्चुअल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें एक्चुअल प्राइस के लिए एक्चुअल रेवेन्यू बताया गया है 351,360, और एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड बताए गए हैं। प्राइस क्या है? 48.8। लीजिए जी, ये हमारी एक्चुअल प्राइस आ गई और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई किया, हमें प्राइस वेरिएंस मिल गया जो कि यकीनन एडवर्स है, ऐसा ही है ना? कितना है वेरिएंस? 8640। अब यहां पे बेटा ख्याल रखना है, मटेरियल में एक्चुअल प्राइस कम होती थी तो फेवरेबल वेरिएंस होता था, क्योंकि मटेरियल वाला कॉस्ट, ये रेवेन्यू है। इनकम में, रेवेन्यू में एक्चुअल प्राइस कम है तो ये एडवर्स वेरिएंस है। हमने कोई रटे रूटीन लगाने, बिल्कुल लॉजिकल कॉन्सेप्ट से चलना है। बिजनेस की बात हो रही है, रेवेन्यू में प्राइस कम हो जाना एडवर्स है, कॉस्ट में प्राइस कम हो जाना फेवरेबल है। तो ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है प्राइस का। जी एनी क्वेश्चन? वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस लिख दूं या मैं इसको वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस लिख दूं, एक ही बात है। इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड सेल्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है जी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने बेची 7200, बजट था हमारा बेचेंगे 7000, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमारा है 50, स्टैंडर्ड प्राइस है 42, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 8 रुपए, 1600, एंड दिस इज फेवरेबल क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस है ना, वॉल्यूम को देके फैसला करेंगे। बजट था 7000 बेचेंगे, बेचे 7200, बजट से ज्यादा बेच दिए, डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट, फेवरेबल। लीजिए जी, ये वॉल्यूम वेरिएंसेस की कहानी है, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। एनी क्वेश्चन? सेल्स वेरिएंसेस, वेरिएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है?
अच्छा, इलस्ट्रेशन 23 में हमसे कहा गया वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों के तहत, और प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें। प्राइस वेरिएंस कॉमन होता है, मार्जिनल हो एब्जॉर्प्शन हो कोई फर्क नहीं होता, वॉल्यूम वेरिएंस फर्क होता है। लीजिए जी, डाटा बेसिक्स है, इसको इस्तेमाल कीजिए और वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे जरा। इलस्ट्रेशन 23 आपको प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम वेरिएंसेस दो कैलकुलेट करने हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ रहा है? 82,000। फेवरेबल और एडवर्स? फेवरेबल। अगर वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे फेवरेबल है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी फेवरेबल होगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे कैलकुलेशन में। कितना जी? 98,000। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमारा फेवरेबल वेरिएंस। और प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है जी? 200,000। फेवरेबल एडवर्स? दिस इज एडवर्स। जी बेटा, किसी बच्चे को ये वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, हेल्प चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, सेल्स के वेरिएंसेस, बेसिक वेरिएंसेस की कैलकुलेशन हमने देखी और बेसिक वेरिएंसेस पे हमारी डिस्कशन ख़त्म है। और एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में टेस्ट तो नहीं होता लेकिन उससे तारुफ थोड़ा हमारा ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, कभी कभार एग्जामिनर हमसे वेरिएंसेस के क्वेश्चन में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने को कहता है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इज बेसिकली अ रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड दिखाई थी ना, फ्लेक्स बजट और एक्चुअल बजट, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट वहां पे आ रहा था।
और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हम इन दो प्रॉफिट में वेरिएंसेस की रीजंस इन दो प्रॉफिट में डिफरेंस की रीजन वेरिएंसेस है। तो हम जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बजटेड प्रॉफिट में तमाम वेरिएंसेस एडजस्ट करें तो एक्चुअल प्रॉफिट पहुंच जाते हैं। जैसे आप बैंक रिकन्सिलिएशन में लाते थे ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू करें, बैलेंस एज पर लेजर पे खत्म कर दें, या बैलेंस एज पर लेजर से शुरू करें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट खत्म कर दें, ये भी वैसे ही है। प्रॉफिट एज पर बजट से शुरू करें, और फेवरेबल वेरिएंस का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बजट से ज्यादा के कम है। फेवरेबल वेरिएंस का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बजट से ज्यादा है, तो बजटेड प्रॉफिट में फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड करें और बजटेड प्रॉफिट में से एडवर्स वेरिएंसेस लेस करें, इधर पहुंच जाएंगे आप। ठीक हो गया। अब प्रेजेंटेशन कॉलम ऐसे दो बनाएं, पहले सेल्स के वेरिएंसेस ले लें, फिर कॉस्ट के वेरिएंसेस ले लें, कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपली यहां पे बजटेड प्रॉफिट लिखें, ऐड फेवरेबल वेरिएंस लेस एडवर्स वेरिएंस, एक्चुअल प्रॉफिट पहुंच जाएंगे आप। ठीक है। तो ये एक सजेस्टेड फॉर्मेट है विच यू मे और मे नॉट फॉलो। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बजटेड प्रॉफिट से शुरू हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट खत्म हुआ। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो अगर आपको वेरिएंसेस निकालने आ गए तो स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, उन वेरिएंसेस को एक समरी रिपोर्ट में डालना ही स्टेटमेंट का नाम है। और बाय द वे हम पास पेपर क्वेश्चन पे जाएंगे। ये मैं इलस्ट्रेशन इसकी मैं डिस्कस नहीं करने लगा, ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसकी इलस्ट्रेशन जो है ये आपकी होम असाइनमेंट रहेगी, जिसमें आपने बेसिक वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, सारे रिवीजन हो जाएगी आपकी, और फिर ये स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा तो आपकी एक इलस्ट्रेशन एक्टिविटी हो जाएगी। मैं इसकी एक और इससे रिलेटेड पॉइंट बता दूं, पास पेपर क्वेश्चन आएंगे, वहां पे इसका जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह क्लास में। एग्जाम में जब ये सवाल आता है ना, तो 15 नंबर का सवाल है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाए तो इट इज अंडरस्टूड पहले वेरिएंसेस कैलकुलेट करोगे फिर स्टेटमेंट बनेगी ना। तो 15 नंबर के सवाल में अगर मैं डिफरेंट क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम रिव्यू करता हूं तो जस्ट गेस करो स्टेटमेंट के नंबर कितने होंगे और वेरिएंस के कितने होंगे। सिर्फ 15 नंबर का सवाल है, स्टेटमेंट के कितने होंगे? 0। ठीक है। हिस्ट्री हमें यही बताती है, स्टेटमेंट का नंबर 0 है। सारे नंबर एग्जामिनर ने वेरिएंसेस में डाले होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं द सेफ साइड 1 या 1.5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि असल कॉन्सेप्ट तो भाई वेरिएंस कैलकुलेशन क्या है, बाकी तो क्या हो गया, बजट में फेवरेबल ऐड करो, बजट में एडवर्स माइनस करो। अब इस कॉन्सेप्ट के आपके वो 5 नंबर तो देने से रहा आपको। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के 1 से ज्यादा नंबर आपको मेरे हिसाब से अगर रखने होंगे मार्किंग स्कीम में, 1 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हिस्टोरिकली हमें जो पास पेपर नजर आते हैं उनमें कोई नंबर उसने स्टेटमेंट के नहीं रखे हुए, सारे के सारे नंबर वेरिएंस कैलकुलेशन में डाले हुए उसने। ठीक है। सो अगर आपको स्टेटमेंट एग्जाम में रिकंसाइल नहीं भी हो रही तो टेंशन नहीं लेनी को, प्लस माइनस ऊंच नीच हो गया, गड़बड़ नहीं कि गड़बड़ होगी, पता नहीं क्या हुआ, क्या हमारी रिकंसाइल क्यों नहीं हो रही, रिकंसिलिएशन की टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है वेरिएंसेस की कैलकुलेशन, वो हमारी ठीक होनी चाहिए। वेरिएंस कैलकुलेशन ठीक है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डाल दिया, टाइम है डाल दो, टाइम नहीं है तो ना भी डालो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ स्टेटमेंट का नंबर तो है ही नहीं, नंबर तो एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम बताती है सारे के सारे वेरिएंसेस के। हम ये नहीं कि हम बनाएंगे नहीं स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा हो सकता है नया क्वेश्चन है उसमें 1 या 2 नंबर डाल देंगे स्टेटमेंट के, तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे जरूर, लेकिन हमें उसका जहन पे इतना बोझ नहीं करना कि स्टेटमेंट नहीं बनी तो खुदा ना खासा मेरा सवाल तबाह हो गया। सवाल नहीं तबाह हुआ, खुदा ना खासा होगा तो 1-1.5 नंबर से ज्यादा दाव पे नहीं है, सारे नंबर आपके वेरिएंसेस के हैं। तो ये स्टेटमेंट बनाना आपकी होम असाइनमेंट है। बाय द वे ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत स्टेटमेंट है, उसका सजेस्टेड फॉर्मेट है। और मैं फिर आपकी आसानी के लिए बता दूं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको बजटेड प्रॉफिट से या एक्चुअल प्रॉफिट से शुरू करूं। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा क्या है और इसमें मैं लिखूं यहां पे ऐड एंड लेस, बल्कि नहीं, इसको हम लिखेंगे ऐड, कौन से वेरिएंस करने चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट से मैंने अब बजटेड प्रॉफिट पे जाना है भाई, मैंने अब जाना है एक्चुअल से बजटेड की तरफ। तो इसका मतलब एडवर्स वेरिएंस का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब एडवर्स वेरिएंस ऐड होने हैं, ऐड एडवर्स, और डिडक्ट कह लीजिए या लेस कह लीजिए फेवरेबल वेरिएंसेस लीजिए जी। मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा, ये प्लस और माइनस करता जाऊंगा, बजटेड प्रॉफिट पे कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज गुड इनफ। यहां पे उसने कहा ना
कि पहले आप सेल्स वेरिएंस एडजस्ट करो फिर कॉस्ट वेरिएंसेस को ऐसे प्रेजेंट करो, कोई जरूरत नहीं, एक ही लाइन में सारे वेरिएंसेस डाल दो। इसी तरह जैसे मैंने लिखा प्लस माइनस करते जाओ, मटेरियल का प्राइस, यूजेज, रेट, एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, एवरीथिंग सारी एक लाइन में डालो और सम करके इसको क्लोज कर दो। ये एक लाइन यहां से शुरू करो, सम प्लस माइनस करते करते यहां पे खत्म कर दो, दैट्स इट। ये भी इक्वली गुड है, पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट सजेस्टेड होते हैं, यहां पे कोई मजबूरी नहीं है इसको फॉलो करना। अच्छा, ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कहानी थी। इसी तरह हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का भी ये एक सजेस्टेड फॉर्मेट अवेलेबल है। अब इसमें जैसे उसने रिकमेंडेशन, यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन फर्क है कि ये शुरू होता है बजटेड कंट्रीब्यूशन से, ये बजटेड कंट्रीब्यूशन से शुरू हो रहा है इस केस में। फॉर्मेट यहां पे बजटेड कंट्रीब्यूशन से है। बाय द वे ये भी आप प्रॉफिट की कहानी इसकी भी बना सकते हो, हर जो उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन ये सजेस्टेड फॉर्मेट जो दिया हुआ है यहां पे मेरे पास किताब में अवेलेबल था, मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। बजटेड कंट्रीब्यूशन से शुरू हो रहा है और पहले ये पहुंचते हैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे, ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे आया और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से फिर ये एक्चुअल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस की तो ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कैसे आई? बजटेड फिक्स कॉस्ट में एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडजस्ट किया, बजटेड फिक्स कॉस्ट में एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडजस्ट करो तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। तो आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन में प्राइस वेरिएंस और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस एडजस्ट किए, बजटेड कंट्रीब्यूशन में ये सेल्स वेरिएंस और ये सारे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस, जब ये आपने एडजस्ट कर दिए तो आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मिल गया और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से आपने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस की तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। और अगेन आप इसको भी एक लाइन में सारे वेरिएंसेस डाल के रिकंसाइल प्रेजेंट कर दो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन एक लाइन में भी आप कर दें तो भी ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। अच्छा जी, अब हम ये भी आपकी होम असाइनमेंट, तो दो इलस्ट्रेशन ये आपको एक रिवीजन एक्टिविटी देंगे बेसिक वेरिएंसेस की, कंप्रीहेंसिवली आपके दोनों ये इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपके बेसिक वेरिएंसेस की कंप्रीहेंसिव, बेसिक, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस आपके रिवाइज हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, सेल रेवेन्यू वेरिएंसेस भी। तो ये आपकी दो इलस्ट्रेशन आपकी होम असाइनमेंट है। हम अब मूव करते हैं अपना जो लास्ट कंपोनेंट है, मतलब लास्ट तो नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअली लर्निंग के हिसाब से लास्ट है, लेकिन एक एस्पेक्ट बहरहाल हमारा वेरिएंस के क्वेश्चंस का पास पेपर के रेफरेंस से रह जाएगा, उसको भी हमें कवर करना है। लेकिन लर्निंग के लिहाज से ये हमारे मटेरियल के एडवांस वेरिएंसेस कहलाते हैं, इसको मटेरियल के एडवांस वेरिएंसेस कहते हैं। और ये हमने कब सीखना है, इसकी जरूरत हमें कब पड़ने वाली है। हमने मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने सीखे थे, मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस। हमने कहा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है जिसकी बाइफरकेशन हम प्राइस और यूजेज में करते हैं। प्राइस वेरिएंस हमें बताता है कि मटेरियल की खरीद में रेट की ऊंच नीच के असरात क्या हैं, और यूजेज वेरिएंस हमें बताता है मटेरियल की यूजेज में वेस्टेज के ऊंच नीच के असरात क्या हमारी कॉस्ट में। अच्छा, जब तो आप सिंगल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो ना, तब तो वो कहानी ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एक से ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं। तो हम मटेरियल, ये जो नेक्स्ट हम मटेरियल के वेरिएंसेस डिस्कस करने लगे हैं, ये उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करने जा रहे हैं कि मटेरियल प्रैक्टिकली रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने में एक से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम इस मार्कर को लें तो इस मार्कर को बनाने में एक तो प्लास्टिक है जिससे ये बाहर की एक्सटर्नल चीजें बन रही हैं, फिर एक इसकी फाइबर की टिप है, एक इसका इंक का जो अंदर वो कार्ट्रिज बना हुआ है वो है। तो वो सारे उनके बनाने के मटेरियल फर्क है। ये बैरल बनाने का, कैप बनाने का मटेरियल प्लास्टिक का दाना है, लेकिन फाइबर टिप बनाने का मटेरियल कुछ और है, और इंक का कार्ट्रिज बनाने का मटेरियल कुछ और है, और उसके गिर्द एक प्लास्टिक रैप भी होता है। मुझे बचपन में याद है, खोल के देखते होते, तब तो बड़ा अर्सा हो गया देखा नहीं खोल के, तो उस कार्ट्रिज के गिर्द एक प्लास्टिक पॉलिथीन का रैप भी होता था, ठीक है। तो उनके मटेरियल फर्क है। तो अब कहानी है यहां पे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स अगर एक से ज्यादा हैं तो व्हाट एडिशनल एस्पेक्ट वी नीड टू लर्न। तो जनाब पहली बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर रही है तो हर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस अलग होगा, हर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस अलग होगा। नो न्यू कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ है, मटेरियल ए पे अप्लाई किया था, ए बी सी पे अप्लाई कर दो, प्राइस वेरिएंस तीन का अलग कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है। यूजेज वेरिएंस मटेरियल पेपर ए पे अप्लाई करते थे, अब ए बी सी तीन पे कर दो, फॉर्मूला वही है, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि अब हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक मटेरियल का स्टैंडर्ड डाटा नहीं दिया जाएगा, तीन मटेरियल है तीन का दिया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट में एक मटेरियल का डाटा नहीं दिया जाएगा, तीन है तीन का दिया जाएगा। तो तीनों का बारी बारी स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल करते जाओ, तीन वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए।
तो ये एस्पेक्ट तो क्लियर है, इसके लिए तो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है हमें। नया सीखने की बात हमारी आती है कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज तो कर रही है, बट दोज रॉ मटेरियल्स आर इंटरचेंजेबल। अब मैंने जो मार्कर की मिसाल दी, इसमें कार्ट्रिज के मटेरियल को बैरल में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैरल के मटेरियल को कार्ट्रिज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल इंटरचेंजेबल नहीं है, ए की जगह बी की जगह ए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बट देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जहां पे ऐसा हो सकता है। यू कैन हैव थिंक ऑफ मेनी एग्जांपल। मैं एक बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल आपको देता हूं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाओ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंक्रीट इज अ प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम, जो हमारी लेंटर में, फ्लोर्स में यूज होती है। इसके लिए रॉ मटेरियल, मेजर रॉ मटेरियल 3 होते हैं कंक्रीट में: सैंड, सीमेंट एंड क्रश। पानी को छोड़ दो, पानी भी डलता है लेकिन वो उसकी हम जीरो कॉस्ट समझ के हम छोड़ देते हैं। मेजर 3 रॉ मटेरियल हैं जिनको मिला के आप कंक्रीट बनाते हो। अब ये तीनों रॉ मटेरियल वी ऑल नो आर इंटरचेंजेबल। बल्कि हमारा अक्सर कंस्ट्रक्शन का कभी किसका इत्तेफाक हुआ तो रोला ही पड़ा होता है, सीमेंट कम कर दिया, रेत ज्यादा कर दी, बजरी ज्यादा डाल दी, बजरी कम कर दी, रोला डाला होता है, कंक्रीट बन जाता है। बट वी नो कंपोजिशन बदलती है, कंक्रीट बनेगा लेकिन उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ बदल जाती है। ठीक है, तो हम यहां पे जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करती है तो जो कि इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल, उनमें एक एडिशनल एस्पेक्ट आ जाता है यूजेज वेरिएंस में। जैसे हमने तो पढ़ा था यूजेज वेरिएंस होता है कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, जो इनपुट क्वांटिटी है, वो ज्यादा या कम हो जाए तो कॉस्ट में चेंज आएगा और वो चेंज यूजेज वेरिएंस कहलाएगा। हमने क्या पढ़ा हुआ है, इनपुट क्वांटिटी में कमी या ज्यादती हो जाए यूज में तो यूजेज वेरिएंस क्रिएट होगा। लेकिन जब हम जाते हैं ना इंटरचेंजेबल वेरिएंसेस की तरफ, तो वहां पे सिर्फ इनपुट क्वांटिटी में कमी या ज्यादती होना जरूरी नहीं है, इनपुट क्वांटिटी की रेशो बदल जाने से भी यूजेज वेरिएंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टैंडर्ड है मुझे सीमेंट, सैंड और क्रश 20, 30 और 50 केजी इस्तेमाल करना है। ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मैं केजीज में बात कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल ये केजीज में बात कर रहा हूं। मेरा स्टैंडर्ड है, मैं ये इस्तेमाल करता हूं तो इससे मेरी एक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट बनती है। एक्चुअली देखूं, ये मेरा टोटल कितना बना भाई? 100 केजी। ये 100 केजी है, 100 केजी से मेरी एक्स अमाउंट बनी। हम चलें इसको भी सिंपल रखते हैं, 100 केजी इनपुट, कोई वेस्टेज नहीं, 100 केजी आउटपुट मिल गई, ये मेरी आउटपुट होगी। ठीक है, हम इसको और सिंपल कर लेते हैं, ये इनपुट थी, ये आउटपुट आ गई। अब एक एस्पेक्ट जो हमने वेस्टेज का पढ़ा हुआ है कि मेरी इनपुट 100 की जगह 105 लगे, 100 केजी आउटपुट मिले, तो ये यूजेज वेरिएंस कहलाता है। ऐसा ही था ना कि इनपुट इसके लिए 100 लगनी चाहिए थी, 100 की जगह 105 लग गई, एडवर्स यूजेज वेरिएंस आ गया। एक तो ये एस्पेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस एस्पेक्ट को फिलहाल इग्नोर करूं, मैं कहूं जी 100 केजी ही लगा, तो यूजेज वेरिएंस के लिहाज से तो भाई यूजेज में तो कोई फर्क नहीं है ना। यूजेज वेरिएंस के लिहाज से 100 लगना चाहिए तो 100 ही लगा। लेकिन ये 20 की जगह 10 लगा दिया, ये 30 की जगह 35 कर दिया और 50 की जगह 55 कर दिया। अब बोलो, क्वांटिटी तो 100 ही है ना, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, लेकिन क्या इस 100 की और इस 100 की कॉस्ट सेम होगी? तो यही एस्पेक्ट है जो अब हम यहां पे कवर करने जा रहे हैं कि जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल जो कि इंटरचेंजेबल है, तो उनमें यूजेज वेरिएंस सिर्फ एडिशनल वेस्टेज से नहीं आता, उनमें यूजेज वेरिएंस आपस में रेशो बदल जाने से भी आ जाता है। यूजेज वेरिएंस का मतलब यूज की वजह से कॉस्ट में चेंज आ जाना। तो यूज की वजह से एक तो वेस्टेज ऊंच नीच, वो कॉस्ट में चेंज लाती है, और एक यूज की वजह से आपस में मिक्स बदल दें, उससे भी चेंज आ जाती है। तो यहां पे जो हम एडिशनल एस्पेक्ट सीखने जा रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल यूज करती है, तो सिर्फ यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करने ना काफी नहीं होता, क्योंकि यूजेज वेरिएंस के पीछे 2 पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं, एक वेस्टेज और एक रेशियो का बदलना।
इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल में। अगर रॉ मटेरियल इंटरचेंजेबल नहीं है फिर यूजेज वेरिएंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल इंटरचेंजेबल है तो यूजेज वेरिएंस को फिर दो हिस्सों में मजीद ब्रेक करना चाहिए टू अंडरस्टैंड रियल कॉज बिहाइंड द वेरिएंस। और वो स्प्लिट आता है यूजेज वेरिएंस के दो हिस्से मिक्स एंड यील्ड में। प्राइस वेरिएंस का कॉन्सेप्ट कोई मसला नहीं है भाई, प्राइस वेरिएंस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मसला यूजेज में आ रहा है कि भाई हम यूज स्टैंडर्ड रेशो में कर रहे हैं या यूज किसी नई रेशो में कर रहे हैं, यूज हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुताबिक कर रहे हैं या वेस्टेज हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक है या यूजेज या वेस्टेज स्टैंडर्ड से ज्यादा है, वो सब यूजेज वेरिएंस में रिफ्लेक्ट होता है। प्राइस वेरिएंस में कोई हम एडिशनल एस्पेक्ट सीखने नहीं जा रहे हो, तो मैंने बता दिया भाई एक मटेरियल है तो एक प्राइस वेरिएंस, दो है तो दो प्राइस वेरिएंस। लेकिन यूजेज वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं कि भाई यूजेज वेरिएंस दो मटेरियल तो दो ही निकलेंगे, लेकिन अगर इंटरचेंजेबल है तो उसको फिर स्प्लिट भी करना चाहिए हमें मिक्स और यील्ड में। वो हमने कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, फॉर्मेट है, उसमें बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने नीड क्यों पड़ती है सिर्फ ये चीज हाईलाइट की, ये दो जो मैंने तकरीर की, ये दो तीन जुमले में लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। फिर हम इसकी कैलकुलेशन एस्पेक्ट को देखते हैं जो कि नहायत ही सिंपल है, इंशाअल्लाह बड़ा आसान रहने वाला है ये टॉपिक हमारे लिए। और अगर ये सवाल आ गया तो सीधा 8-10 नंबर का सवाल आता है जो कि आप 5 से 7 मिनट में कर लेते हो। इनपुट आउटपुट का रिलेशन मतलब वेस्टेज ऊंच नीच होगी तो वो यील्ड वेरिएंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर रेशो बदलने से जो कॉस्ट में चेंज आया वो मिक्स वेरिएंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप बदला वेस्टेज के थ्रू, उसका इफेक्ट यील्ड वेरिएंस में चला गया, और रेशो आपस में जो बदली है उसका इफेक्ट मिक्स वेरिएंस में आ गया। ये वेरिएंस कैलकुलेट करना जरूरी, इसकी मैं अहमियत एक और दफा हाईलाइट कर दूं, इसको स्प्लिट करना जरूरी क्यों है। मिक्स वेरिएंस की एग्जिस्टेंस बेसिकली शोज कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी। सीधी सी बात है भाई, अगर मिक्स वेरिएंस आ रहा है इसका मतलब, मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है कि आपके रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड रेशो में इस्तेमाल नहीं हुए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंक्रीट की मिसाल ले लो, अगर हम यहां पे मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं, इसका मतलब हम जो कंक्रीट बनाने में जो स्टैंडर्ड रेशियो डिसाइड की जाती है, इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस होती है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट में, उसके हिसाब से सीमेंट, रेत और बजरी का मिक्स डिसाइड किया जाता है। जैसे फर्श में जो कंक्रीट डालने हैं उसमें रेत का प्रोपोर्शन शायद ज्यादा होता है, लेकिन लेंटर में जो कंक्रीट डालना है उसमें रेत का प्रोपोर्शन कम, सीमेंट का ज्यादा होगा, बल्कि उसमें फिर सरिया की भी एक चीज इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, सरिया कितना डाला है उसके हिसाब से प्लस माइनस किया जाता है। तो अगर आपने कंपोजिशन बिल्ड की, उस कंपोजिशन के मुताबिक अगर रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ द आउटपुट विल नॉट बी एज पर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। इसलिए मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना जरूरी है कि भाई हमें पता लगे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक बन रही है नहीं बन रही। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग कॉस्ट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी। हमने कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। मिक्स वेरिएंस से कॉस्ट तो शायद नीचे आ जाए, हम महंगे सीमेंट की जगह सस्ती रेत इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट तो नीचे आ जाती है। अगर हम सिर्फ यूजेज वेरिएंस देख रहे होंगे तो हमें लगेगा भाई यूजेज वेरिएंस तो बड़ा फेवरेबल आ गया, महंगे सीमेंट की जगह सस्ती रेत डाल दोगे तो यूजेज वेरिएंस तो फेवरेबल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 100 kg महंगा है, ये वाला 100 kg सस्ता है, यूजेज वेरिएंस तो लगेगा फेवरेबल है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए हमने सिर्फ यूजेज वेरिएंस पे नहीं रुक जाना, इंटरचेंजेबल रॉ मटेरियल है तो हमने यूजेज वेरिएंस को स्प्लिट करना है मिक्स एंड यील्ड में, ताकि हमें पता लग सके कि रियल कॉस्ट बिहाइंड वेरिएंस क्या है और क्या वो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी पे तो कोई असर अंदाज नहीं हो रहा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल बेटा? अच्छा जी, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 28। अच्छा, इलस्ट्रेशन 28 रिक्वायरमेंट है हमारी यहां पे, कैलकुलेट मटेरियल यूजेज वेरिएंस
एंड एनालाइज इट इनटू मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। यही हमारा स्कोप है जी इस सेक्शन का। आगे चलेंगे सवालों में मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीपल वेरिएंस, मल्टीपल रॉ मटेरियल के, बट दैट इज नॉट एन इशू। जैसे मैंने कहा वो तो सिंपल है, एक मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना या तीन का कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है, एक ही बराबर है, एक ही बात है, एक ही काम तीन दफा करने वाली बात है। लेकिन जो नई चीज है यूजेज वेरिएंस को मिक्स एंड यील्ड में कैसे स्प्लिट करना, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो यहां पे हमें यही कहा जा रहा है यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए मिक्स एंड यील्ड में। तो इलस्ट्रेशन 28, product A is produced from three materials X, Y and Z that are mixed together in a process। मिक्स किए जा रहे हैं, और जब रॉ मटेरियल मिक्स किया जाता है तो वहीं पे ही इंटरचेंजेबिलिटी आती है, ठीक है। The following information relates to the budget and output for the month of December। मटेरियल 3 X, Y, Z, ये है जी स्टैंडर्ड डाटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन केजी, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी तीनों मटेरियल की, और स्टैंडर्ड कॉस्ट। 20 केजी रॉ मटेरियल से 1 यूनिट आउटपुट बनता है, और 20 केजी रॉ मटेरियल की AX, Y, Z मिला के 360 रुपये कॉस्ट आती है। फिर ये हमारे पास एक्चुअल डाटा गिवन है, इसमें एक्चुअल यूज क्वांटिटी X, Y, Z की क्या है, टोटल 4200 केजी, और एक्चुअल आउटपुट 200 यूनिट्स, ठीक है जी। ये कहानी आ गई, और हमें इससे कहा जा रहा है बताइए मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है और इसका एनालिसिस कीजिए मिक्स एंड यील्ड में। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है जी? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, ये यूजेज वेरिएंस का फार्मूला, ठीक है। अब हमें पहली चीज जो हमने सीखी है, जब हम रॉ मटेरियल 3 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें तीनों का यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला हमने तीनों पे लगाना है। हमें तीनों की एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, हमें तीनों की स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, हमें तीनों की स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। तो हम फार्मूले में फिट करके तीनों का यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हम बजाय से कि तीनों के फार्मूला अलग-अलग लिख के सॉल्व करें, हम ये क्वेश्चन टेबुलर शेप में हल कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी रह जाती है। क्योंकि 3 मटेरियल हैं तो तीनों मटेरियल को हम यही फार्मूला टेबल में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो हम ये टेबल फॉर्मेट में आपसे भी शेयर कर लेता हूं, जिसकी मदद से हमारा ये काम बड़ा एफिशिएंटली और क्विकली इंशाअल्लाह हुआ करेगा, ये मिक्स यील्ड वेरिएंसेस वाला। हमें यूजेज, मिक्स एंड यील्ड 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो 1, 2 और ये 3 मैंने वेरिएंसेस बनाए। इसके बाद मुझे इन 3 वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, एक स्टैंडर्ड प्राइस, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक एक्चुअल क्वांटिटी। एक कॉलम मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूं क्योंकि मैंने यूजेज वेरिएंस के 2 हिस्से भी करने हैं, तो एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। लीजिए जी, यहां से मैं अगर इसको पॉपुलेट करूं, रॉ मटेरियल, हम इलस्ट्रेशन नंबर 28 देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 28 देख रहे हैं जी। रॉ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ये कॉलम भी मैं ब्लैंक रख रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये स्टैंडर्ड प्राइस आ गई, और यहां पे वेरिएंसेस हैं। फिलहाल मैं यूजेज वेरिएंस के रेफरेंस से बात करता हूं। मिक्स एंड यील्ड को भी हमने डील करना है इस सवाल में, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इस टेबल में अब मैं फार्मूला आपके लिए बिल्ड करता हूं। ये कॉलम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। अब अगर आप इसको देख सकें, यूजेज वेरिएंस का फार्मूला ध्यान में लाएं, तो यूजेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। तो मैं इस टेबल के रेफरेंस से 1 - 3 × 4, यही है ना यूजेज वेरिएंस। तो जनाब अब हम यूजेज वेरिएंस तो हम कैलकुलेट करते हैं सबका पहले, फिर मिक्स एंड यील्ड की बात करेंगे। 3 रॉ मटेरियल X, Y, Z, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 320, 360 और 3520, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज है। फिर मुझे चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 200 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी X की?
y की z की, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है। तो 200 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ x 400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ y 400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ z 3200। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। एनी इशू जनाब यहां तक? स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, गिवन है क्वेश्चन में 40, 44 एंड 12, 40, 44 एंड 12। लीजिए जी, यूजेज वेरिएंस अब हम तीनों का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहानी खत्म है यूजेज वेरिएंस की। बताइए जनाब, यूजेज वेरिएंस एक्स का, क्वांटिटी का डिफरेंस जी बेटा, वन माइनस 3 इंटू 4, 3200। फेवरेबल एडवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फेवरेबल एडवर्स। ये एडवर्स वाला कौन है? निकाल दो उसको क्लास से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। जी वाई का बताइए, 1760। फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से कम इस्तेमाल हुई है, दिस इज फेवरेबल। एंड यील्ड वेरिएंस 3840 एंड दिस इज एडवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा इस्तेमाल हुई, दिस इज एडवर्स। और हम इसका टोटल भी यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल यूजेज वेरिएंस कितने हैं सारे मटेरियल का मिला के, दो फेवरेबल ऐड कीजिए, एक एडवर्स माइनस कीजिए, नेट बताइए क्या आ रहा है। और भैया नेट कीजिए, दो फेवरेबल है एक एडवर्स है, क्या हो गया? 1120 फेवरेबल। फेवरेबल एडवर्स को पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट साइन है। तो जनाब ये हमारे यूजेज वेरिएंस की कहानी। एक का वेरिएंस कैलकुलेट करना आता था तो तीन का भी कैलकुलेट कर लिया, कोई मसला नहीं, वही एक्टिविटी रिपीट हुई ना, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको टेबुलर शेप दी थी, बजाय फार्मूला हर एक का लहदा लिख के करता, मैंने टेबल में डाल दिया। अच्छा जी, अब हमने इसका स्प्लिट सीखना है कि हम इसको कैसे दो हिस्सों में तकसीम करें। तो दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए कॉलम यहां पर रखा हुआ मैंने बीच में। जैसे अगर आपको याद हो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अभी काली पड़े थे ना, टोटल ओवरहेड, हमने कहा जी एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क है, दो हिस्से करने तो बीच में एक तीसरी वैल्यू डाल दी थी, ये भी वही काम है। दो हिस्से करने हैं, बीच में एक तीसरी वैल्यू हम डालेंगे, और जब तीसरी वैल्यू आ जाएगी ना तो 1 - 2 × 4 ये मिक्स है, और 2 - 3 × 4 ये यील्ड है। ठीक है जी, इनका डिफरेंस यूजेज वेरिएंस है, इनका डिफरेंस मिक्स वेरिएंस, इनका डिफरेंस यील्ड वेरिएंस। तो ये आपके सामने फार्मूलास की कंस्ट्रक्शन आ गई। अब ये दूसरा कॉलम क्या है और इनसे वेरिएंसेस की कैलकुलेशन और फिर फेवरेबल एडवर्स का फैसला, उसमें हमें बात करनी है। दूसरा कॉलम हमारा बनता है जनाब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी यूज भाई, मुझे टोटल बताओ ना यार, बल्कि गिवन है क्वेश्चन 4200। अब तो जैसे कॉलम की कंस्ट्रक्शन देखो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज 4200 है इन स्टैंडर्ड मिक्स। इसको अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो में इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी वर्किंग से मैं फिलहाल आपके सामने ले आता हूं। हमारी स्टैंडर्ड रेशियो क्या थी हमारी? स्टैंडर्ड रेशियो एक्स वाई जेड की क्या है? एक्स वाई जेड की स्टैंडर्ड रेशियो, एक्स की 2/20, वाई की 2/20, जेड की। तो अगर ये 4200 kg स्टैंडर्ड रेशियो में इस्तेमाल होता तो इसमें से एक्स कितना होना चाहिए था? 420। वाई कितना होना चाहिए था? 420। जेड कितना होना चाहिए था जी? 3360। लीजिए जी, ये है आपका एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। मतलब यही एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो में इस्तेमाल करते तो हमारा एक्स वाई जेड कितना इस्तेमाल होना चाहिए था? हमारा एक्स इस्तेमाल होना चाहिए था 420, वाई इस्तेमाल होना था 420, और ये इस्तेमाल होना चाहिए था जेड 3360।
अब जनाब सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लो, फार्मूला तो आपके सामने आ गया है ना। जब कॉलम नंबर 2 आ गया तो वेरिएंसेस की कैलकुलेशन तो आपसे होनी चाहिए। वेरिएंसेस सारे कैलकुलेट कर लो, फिर मैं फेवरेबल साइन की डिस्कशन करता हूं आपके साथ। कॉलम का टोटल ना करना, क्योंकि टोटल तो जब वेरिएंस कॉलम का टोटल तब होगा जब फेवरेबल एडवर्स का साइन लग जाएगा। तो फिलहाल तमाम वेरिएंसेस मिक्स एंड यील्ड के कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स वाई जेड का मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, एक्स वाई जेड का यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। और अगर कॉलम नंबर 2 बनाने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। स्टैंडर्ड रेशियो उठाई है और हमने टोटल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में तकसीम कर दिया तीनों रॉ मटेरियल के दरमियान। स्टैंडर्ड रेशियो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट से उठाई है। 20 kg हम टोटल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं 1 यूनिट बनाने में, जिसमें 2/20 एक्स, 2/20 वाई और 16/20 जेड है। हाँ जी बोलिए जरा, मिक्स वेरिएंसेस की वैल्यूज बताइए। एक्स 4000, 2640, 1920, ये बोलिए 800, 880, 1920। अच्छा जी, अब फर्क समझ लीजिए, वेरिएंसेस को अंडरस्टैंड कर लीजिए। मिक्स वेरिएंस इन दोनों कॉलम में देखिए, क्वांटिटी यूज इज द सेम, फर्क सिर्फ क्या है, मिक्स का। फर्क सिर्फ मिक्स का है, इसीलिए इसको मिक्स वेरिएंस कहा जा रहा है कि इन दोनों में फर्क सिर्फ मिक्स का है। टोटल क्वांटिटी यूज इज द सेम। यहां पे स्टैंडर्ड रेशियो में है ये क्वांटिटी, और यहां पे ये क्वांटिटी रेशियो में है। अच्छा, मैंने फेवरेबल एडवर्स का फैसला करना है इनका। फेवरेबल एडवर्स का फैसला करते हुए अभी तक हमने जितने भी वेरिएंसेस पढ़े हैं, हमने प्राइस वेरिएंस का फैसला करते थे जब मटेरियल का, तो एक प्राइस स्टैंडर्ड होती थी, एक एक्चुअल होती थी। स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल हो जाता था, ठीक हो गया। तो हमने मटेरियल प्राइस में कहते थे अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा तो एडवर्स, एक्चुअल प्राइस कम है तो फेवरेबल। इसी तरह हम रेट पे जाते थे, लेबर के रेट पे जाओ तो एक एक्चुअल रेट एक स्टैंडर्ड रेट हम फैसला कर लेते थे, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड। अब लेबर के एफिशिएंसी पे जाओ, एक एक्चुअल आवर एक स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड से फेवरेबल एडवर्स का फैसला होता है। अब यहां पे भी ये मिक्स वेरिएंस, इन दो वैल्यूज का फर्क है। इन दोनों में से हमें एक वैल्यू को तो उस्ताद मानना पड़ेगा, एक वैल्यू को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो भाई है तो ये दोनों एक्चुअल, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमने वेरिएंस इन दो के फर्क से निकाला है। जब वेरिएंस इन दो के फर्क से है तो इन दोनों में से किसी एक को उस्ताद मानना है, किसी एक को स्टैंडर्ड मानना है। मानने हैं तो किसको माने, 1 को या 2 को? 2 को, क्योंकि 2 में कम से कम रेशियो तो स्टैंडर्ड है ना। एक चीज तो इसमें स्टैंडर्ड है, इसमें तो दोनों ही एक्चुअल है, रेशियो भी एक्चुअल है, क्वांटिटी भी एक्चुअल है। इसमें कम से कम एक चीज तो स्टैंडर्ड है ना। तो अगर इन दो में से किसी एक को स्टैंडर्ड मानना है तो भाई वो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पसेस ऑफ मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस के लिए जनाब ये कॉलम आपका स्टैंडर्ड बन गया, ये कॉलम आपका स्टैंडर्ड है मिक्स वेरिएंस के लिए। अब फैसला कर लो भाई फेवरेबल एडवर्स का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल इज लेस ना, फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एडवर्स। ठीक हो गया जी। हमने इस कॉलम को स्टैंडर्ड मान लिया जब हम मिक्स वेरिएंस की बात कर रहे हैं। अब यहां से इसका सम लेके आप टोटल मिक्स वेरिएंस भी ले सकते हो। 2 फेवरेबल, एक एडवर्स, 4 7 2 0, टोटल हुआ फेवरेबल। अच्छा जी, अच्छा इस कॉलम का टोटल भी मुझे बता दीजिए। कॉलम 3 का टोटल क्या है? 4000। मिक्स वेरिएंस आपने हर मटेरियल का अलग-अलग कैलकुलेट किया। इस कॉलम को, इस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मानते हुए, इसको एक्चुअल लेते हुए हर मटेरियल का अलग-अलग किया। यील्ड वेरिएंस में जिंदगी थोड़ी और आसान है। यील्ड वेरिएंस 2 और 3 कॉलम के फर्क से निकला है ना। तो यील्ड वेरिएंस में सिर्फ आप टोटल को कंपेयर करते हो, क्योंकि रेशियो तो दोनों में स्टैंडर्ड ही है। यहां पे तो रेशियो में फर्क नहीं है ना भाई, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो है, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो है। तो हम सिर्फ टोटल क्वांटिटी देखते हैं, मटेरियल इस्तेमाल हुआ कितना, होना कितना चाहिए था। ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। फेवरेबल, एडवर्स, दोबारा सारे जबान होके बताएं, फेवरेबल, एडवर्स। मशकूक क्यों हो सारे यार? एडवर्स मशकूक क्यों? एनर्जी क्यों नहीं नजर आ रही डिसीजन में? दिस इज एडवर्स। ये एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल हुई, दिस इज एडवर्स। तो ये सारे के सारे एडवर्स होते हैं। यूजेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में आप हर मटेरियल को अलग-अलग डिस्कस नहीं करते, सारे के सारे एडवर्स। टोटल ले लो कितना है? 3600 एडवर्स। टोटल देखना चाहो यहां पे इंडिविजुअली देखो, इसको सम करो इससे मैच होगा, इसको सम करो इससे मैच होगा, इसको सम करो इससे मैच होगा, इसको सम करो इससे मैच होना चाहिए। तो यूजेज वेरिएंस हर मटेरियल का अलग-अलग डिस्कस किया जाएगा, XYZ। मिक्स वेरिएंस हर मटेरियल का अलग-अलग डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यील्ड वेरिएंस टोटल की बेसिस पे एक ही डिसीजन लेके तमाम मटेरियल पे अप्लाई कर दिया जाता है। यील्ड वेरिएंस में आपको हर मटेरियल को अलग-अलग देखने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ टोटल पे जाओ और टोटल से देख लो कि भाई क्वांटिटी यूज्ड एक्चुअल क्या है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। इसकी बेसिस पे आप यील्ड वेरिएंस का फैसला करते हो। स्टैंडर्ड क्लियर है, एक्चुअल क्लियर है, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, यील्ड वेरिएंस का फैसला आपने यहां से लिया। जी भाई, फेवरेबल एडवर्स का फैसला किसी और चीज से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 3200 बड़ा है, यहाँ पे फेवरेबल है तो 3200 बड़ा है तो जुगाड़बाजी करना चाह रहे हो बेटा। जुगाड़बाजी चलती नहीं है सवालों में, ठीक है। आपके एग्जाम क्वेश्चन जब आएंगे ना, बिल्कुल आप जैसे आप करना चाह रहे हो कर सकते हो आप, लेकिन जल्दी हो जाएगा। लेकिन जहां पे सवाल घूमा, आप इस जल्दी के चक्कर में कॉन्सेप्ट अब्जॉर्ब नहीं करोगे, और एग्जामिनर सवाल आपको सीधे नहीं देता। अभी आगे चलते हैं, सवाल देखोगे आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सवाल हल नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट टू मैनेज एग्जामिनर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को पहले ऑब्जॉर्व करो, फिर जुगाड़ की तरफ जाना तो जाओ। आप लोग कॉन्सेप्ट को बाईपास करके जुगाड़ पे जाते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बाईपास करके जुगाड़ पे जाना इज फैटल, इट इज हैजर्डस फॉर योर हेल्थ एंड रिजल्ट। कॉन्सेप्ट को ऑब्जॉर्व कर लिया, ग्रिप आ गई है, हाँ अब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ जुगाड़ें लगानी तो लगा लो, लेकिन कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं भाई। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हमने अभी किया, तो इसकी एक छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी मैं आपको असाइनमेंट में दे देता हूँ। टाइम हमारा चूंकि खत्म हो रहा है, तो वैसे तो अगर टाइम होता तो क्लास में कर लेते। इलस्ट्रेशन 29, सिर्फ आपने इसकी इलस्ट्रेशन 29 रिवीजन करनी है, इसी की एग्जाम्पल की रिवीजन है समझिए जाके, ठीक है। एक एक्टिविटी रिवाइज कर लीजिएगा, कल जब आएंगे तो ये सारे सवाल मिक्स एंड यील्ड के ही हैं, अभी हम करते जाएंगे। इवन ये पास पेपर क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह मुझे लगता है हो सकता है कल ही हम कर पाएँ। ये सवाल करते करते शायद ये क्वेश्चन भी हम कल ही देख लें। तो मिक्स यील्ड पे हमारी डिस्कशन अभी जारी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।